फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। मैं विरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बुक है हमारी इकोनॉमिक्स। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाए। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, विच ऑफ दीज आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज़। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए बोला था और आप इसको और भी क्लियर कर देते हैं। अ टीचर टीचिंग क्लासेज इन ए स्कूल, अ हेड लोड वर्कर कैरिंग ए बैग ऑफ सीमेंट ऑन हिज बैक इन द मार्केट। यानी कि टीचर स्कूल में काम करता है तो वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। यदि मान लो वो अच्छे स्कूल में काम करता है, बड़े स्कूल में। ए हेड लोग वर्कर कैरिंग ए बैग ऑफ सीमेंट ऑन इज बैक इन ए मार्केट, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। आ फार्मर इरीगेटेड हर फील्ड, a doctor in a hospital treating a patient, a daily wage laborer working under a contractor, a factory worker going to work with factory, handloom weaver working in the। तो ये सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जितने व्यक्ति टॉक टू समवन हु हैज़ रेगुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनदर हु वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके डिफरेंस के लिए आप है ना किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। एक तो उस व्यक्ति से बात करो जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है और रेगुलर जॉब है इसकी, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट देयर वर्किंग कंडीशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, और फिर उनके कार्य करने की जो कंडीशंस हैं उनको कंपेयर करें। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो आप इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट कैसे करोगे। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, इनको आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। द टेबल बिलो शोज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये जो टेबल है इसमें एस्टिमेशन दिखाएगा कि इतने अनुमान है जिसके अनुसार जो भारतीय जो वर्कर है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जैसे जो ये प्राइमरी सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हैं 232, ठीक है, वर्कर्स। सेकेंडरी में 41 और 74 अनऑर्गेनाइज में। तो ये ऐसे कैटेगराइज कर रखा है। तो इसमें यही है। फिर इस टेबल के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द अंडर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन एग्रीकल्चर, यानी कि लोगों का कितना प्रतिशत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम, एग्रीकल्चर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए। डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी, वाई। क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो कृषि है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक्टिविटी है। अगर है तो क्यों है। If we look at the country as a whole, we find that of worker in India are organized sector unorganized। ये फिलअप है, ये आपने फिलअप करना है, ठीक है। तो ये टेबल है, इसको जिस बच्चे ने अच्छे से ध्यान से किया होगा तो उसको टेबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत भी है तो मेरे से पूछ सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सभी वर्कर प्रोटेक्टेड है अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन जो वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनका क्या, उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब दैट आर मोस्ट sought आफ्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो ऑफर करता है उसको सब भी चाहते हैं, मोस्ट sought आफ्टर होते हैं, यानी कि उसके पीछे हर कोई लगा रहता है। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है ना वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और यह भी कॉमन पाया जाता है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अपने आप को एंटरप्राइज कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। दे अडोप्ट सच स्ट्रेटजी टू अवॉइड
evade taxes and refuse to follow laws that protect laborer। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऐसी नीति अपनाते हैं जिससे कि वो अपने आप को टैक्सेस से बचा सके और वो जो लेबरर के लिए जो लॉ होते हैं, लॉ फॉलो करना होता है, उनसे वो बच सके। इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर में यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने आप को एंटरप्राइज करते हैं। एज ए रिजल्ट a large number of workers are forced to enter the unorganized sector job which pay very low salary। तो जिसका परिणाम यह होता है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है यानी कि ज़बरदस्ती उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगाया जाता है जहाँ पे उनकी सैलरी भी काफ़ी कम मिलती है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड ए फेयर वेजेज। वो उनको अक्सर क्या किया जाता है, एक्सप्लॉयट यानी कि उनका शोषण किया जाता है और उनको जो मजदूरी है वो भी बहुत ही कम मिलती है। देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर। और उनकी जो कमाई होती है वो काफ़ी कम होती है और रेगुलर भी नहीं होती। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट। और ये नौकरी ऐसी होती है जो कि न तो सुरक्षित होती है और न उनसे कोई अदर बेनिफिट मिलते हैं। Since the 1990, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector। और हमने क्या देखा 1990 से क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर है काम करने वो भी अपने जॉब खोते जा रहे हैं। These workers are forced to take up job in the unorganized sector with low earnings। और इनको भी क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजबूरन काम करना पड़ रहा है कम सैलरी पे। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector। तो इस प्रकार क्या है कि जो लोगों के लिए ज़्यादा काम के साथ साथ there is also need to protection, उनकी सुरक्षा की भी आवश्यकता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी काम करने वाले हैं उनको क्या करना है, सपोर्ट भी करना है। When factory closes down, many once regular workers are found selling goods or pushing a cart of doing some other job। जब कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है तो हम देखते हैं बहुत सारे जो रेगुलर वर्कर थे उनको हम पाते हैं कि वस्तु को बेचते हुए या फिर कोई रेडी वगैरह चलाते, रेडी पे सामान वगैरह बेचते हुए पाते हैं हम उनको। Who are these vulnerable people who need protection? तो ये वो कौन से लोग हैं जो कि वल्नरेबल है यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उन लोगों को ऊपर आती है, वही वल्नरेबल होते हैं। इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस सच एज वीवर्स, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स एंड गोल्डस्मिथ। तो ये कुछ लोग हैं जो कि रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हुए मिलेंगे आपको। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो लगभग 80% जो रूरल हाउस होल्ड है इंडिया में वो काफ़ी आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे हैं या फिर सीमांत किसान है। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटीज़। और इन किसानों की आवश्यकता है इनकी सुरक्षा करने की पर्याप्त उनको सुविधाएं देके, जैसे टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, उनको समय पे बीज उपलब्ध कराना, एग्रीकल्चरल इनपुट देना, क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केटिंग आउटलेट्स। ये सब करके ही हम क्या कर सकते हैं, इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। In the urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry। वहीं अर्बन एरिया में क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो बना हुआ होता है मेनली उन वर्कर का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैजुअल वर्कर होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रेड का करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर, हेड लोड वर्कर्स, या फिर वो व्यक्ति जो कि गलियों में सामान बेचने का काम करते हैं या सर पे बोझा उठाने का काम करते हैं, गारमेंट मेकर्स होते हैं, रैक पिकर्स होते हैं, तो ये भी वल्नरेबल ही होते हैं वहाँ पे शहरी क्षेत्र में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट
सपोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। तो गवर्नमेंट को इन सब की क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इनको रॉ मटेरियल वगैरह प्रोक्योर इनकी उपलब्ध कराना चाहिए, मार्केट में भी इनके आउटपुट की सेलिंग करानी चाहिए। ठीक है, तो द कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो ये सारे के सारे कैजुअल वर्कर, रेगुलर और कैजुअल में ये डिफरेंस होता है। रेगुलर तो होता है जिनको रेगुलर नियमित तौर पे काम मिलता रहे, लेकिन कैजुअल कैजुअल जिनको कभी काम मिल जाता कभी नहीं मिलता। तो इन सब को चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, तो उनकी क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है सरकार को। वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड बैकवर्ड कम्युनिटी फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। और हम यह भी देखते हैं कि बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस से है जो, वो अपने आप को कहाँ पे पाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए पाते हैं। बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, दीज वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे रेगुलर और लो पेड तो मिलती, इरेगुलर और लो पेड तो मिलती है, यानी कि अनियमित और कम इनको सैलरी तो मिलते हैं, वहीं इनके साथ सामाजिक भेदभाव भी होता है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसलिए यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, इनके अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए उनकी सुरक्षा और उनको सहारा देना बहुत ही आवश्यक है, जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया, इनको प्रोटेक्शन करनी है हमने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेट्स रिकॉल विद सो मैनी एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अब हम आप अपने चारों देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। वन नीड टू यूज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन टू थिंक द यूजुअल मैनर। तो हमें आवश्यकता है इन सब को क्लासीफाई करना, यानी कि वर्गीकृत करना और यूजफुल मैनर में। द क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन कुड बी मैनी डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी डिजायर टू फाइंड आउट। तो क्लासिफिकेशन इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम क्या फाइंड आउट, यानी कि क्या ढूंढना चाहते हैं इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू एनालाइज अ सिचुएशन। और यह प्रोसेस है जो क्लासिफिकेशन की, वही हमें हेल्प करती है किस चीज़ को, एनालाइज करने के लिए इस सिचुएशन को। इन डिवाइडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू 3 सेक्टर। अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को हम 3 सेक्टर में डिवाइड करने के बाद, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, द क्राइटेरियन यूज वाज द नेचर ऑफ एक्टिविटी। On the basis of these classification, we were able to analyze the pattern of total production and employment in India। और इसी के बेसिस पे हम विश्लेषण कर सकते हैं कि जो पैटर्न है टोटल पॉपुलेशन का और एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन का और एम्प्लॉयमेंट का। सिमिलरली वी डिवाइड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और सेम ऐसे ही हमने एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी क्या किया है, डिवाइड किया है। एंड यूज द क्लासिफिकेशन टू लुक एट एम्प्लॉयमेंट इन द 2 सेक्टर। और फिर हमने क्लासिफिकेशन किया है इनको क्या करने में, एम्प्लॉयमेंट को क्लासीफाई करने में। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन दैट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज। तो मोस्ट कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकल गया है इन क्लासिफिकेशन के आधार पे। व्हाट वर द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दैट वे इंडिकेटेड। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और क्या उनके सुझाव है। कैन यू समराइज द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे टेबल है, इसको आपने क्या करना है, समराइज करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे ओनरशिप के आधार पे, सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ओनरशिप के आधार पे सेक्टर्स को हमने क्लासीफाई किया है। ओके स्टूडेंट्स।